हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डोलामाइट का सही वर्गीकरण है? ऑप्शन ए एक अम्लीय नमक, ऑप्शन बी एक मिश्रित नमक, ऑप्शन सी एक सामान्य नमक और ऑप्शन डी एक दोहरा नमक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी एक दोहरा नमक। दोस्तों, डोलामाइट की बात करें, जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलामाइट कहलाता है। दोस्तों, जब यह अनुपात 45% से अधिक हो जाता है तो इसे शुद्ध डोलामाइट कहते हैं। रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaCO3.MgCO3 इसका रासायनिक सूत्र है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एम्फीप्रोटिक प्रजाति नहीं है? ऑप्शन ए है HCO3, ऑप्शन बी HPO4, ऑप्शन सी OH और ऑप्शन डी H2PO4। सही जवाब है ऑप्शन सी OH। दोस्तों, एम्फीप्रोटिक आयंस ऐसे अणु या आयंस को कहा जाता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एसिटिक अम्ल कमजोर अम्ल है क्योंकि इसका जलीय घोल अम्लीय होता है, यह अत्यधिक आयनित होता है, यह कमजोर रूप से आयनित है, या ऑप्शन डी इसमें COOH समूह शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह कमजोर रूप से आयनित है। दोस्तों, एसिटिक एसिड यह फॉर्मिक एसिड के बाद दूसरा सबसे सरल कार्बोक्सिलिक एसिड है। रासायनिक सूत्र की बात करें CH3COOH से इसे प्रदर्शित हम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, H2PO4 से जुड़ी 3 प्रतिक्रियाएं नीचे दी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप 3 रिएक्शंस देख सकते हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं। इसमें पूछा गया है उपरोक्त में से किसमें H2PO4 अम्ल के रूप में कार्य करता है, यानी कि एक एसिड के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि सेकंड ओनली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मूल नमक की पहचान करें। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NaNO3, ऑप्शन सी KCl और ऑप्शन डी NH4Cl। सही जवाब है ऑप्शन ए Na2CO3। दोस्तों, नमक के जो है हम इसको 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा नमक कैसे बनता है। तो यह इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए कि जो नमक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से बनता है उसको हम यानी कि न्यूट्रल या तटस्थ नमक कहते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे घ्राण सूचकों का उदाहरण माना जा सकता है? ऑप्शन ए प्याज, ऑप्शन बी मेथाइल ऑरेंज, ऑप्शन सी टर्मरिक, ऑप्शन डी चाइना रोज। दोस्तों, घ्राण सूचकों की बात करें तो ऐसे यौगिक हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय विलयन में बदल जाती है। दोस्तों, प्रयोगशाला में घ्राण सूचकों का उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि कोई घोल क्षारीय या अम्लीय है। दोस्तों, बात करें तो प्याज, लौंग का तेल, वेनिला अर्क वगैरह जो है इसके उदाहरण है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन ए प्याज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग, यानी कि एल्युमिनियम का उपयोग खाना बनाने के बर्तन के रूप में किया जाता है। खाना पकाने के बर्तन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए इसका कौन सा गुण जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अच्छी तापीय चालकता, ऑप्शन बी अच्छी विद्युत चालकता, ऑप्शन सी लचीलापन, या ऑप्शन डी उच्च गलनांक। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है इसका उच्च गलनांक और इसकी अच्छी ऊष्मा चालकता इसका सही जवाब है। तो दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सितार और वालियन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटियां और तार बनाने के लिए धातु के किस गुण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है
बढ़ने की योग्यता, ऑप्शन बी मधुरता, ऑप्शन सी लचीलापन और ऑप्शन डी प्रवाहकत्व। सही जवाब है ऑप्शन बी मधुरता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली अधातुएं हैं। ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी फ्लोरीन। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिकॉन। दोस्तों सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक SI से इसे प्रदर्शित किया जाता है। यह पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों इसका प्रयोग मुख्यतः एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फेरो सिलिकॉन सहित मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। इसके उपयोग की बात करें तो ये डायनामो, ट्रांसफार्मर प्लेट, कंप्यूटर चिप, इंजन ब्लॉक, सिलेंडर हेड, विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स आदि बनाने में उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग इसमें किया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, Al2O3 प्लस ट्वाइस NaOH डॉट डॉट प्लस H2O। ऑप्शन ए है AlOH3, ऑप्शन बी Na2O, ऑप्शन सी NaAlO2, ऑप्शन डी AlNaO2। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रतिक्रिया देगा। ऑप्शन ए FeSO4 विलयन और तांबा धातु, ऑप्शन बी AgNO3 विलयन और तांबा धातु, ऑप्शन सी CuSO4 विलयन और चांदी धातु, ऑप्शन डी NaCl विलयन और तांबा धातु। सही जवाब है ऑप्शन बी AgNO3 सॉल्यूशन और कॉपर मेटल, यानी AgNO3 विलयन और तांबा धातु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधातुएं सहसंयोजक क्लोराइड बनाती हैं, क्यों? वे क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ऑप्शन बी है, वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं। ऑप्शन सी है, वे क्लोराइड आयन बनाने के लिए क्लोरीन परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। या ऑप्शन डी, वे क्लोरीन परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकते। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर सकते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनों को साझा करके जो गैर धातुएं हैं अन्य गैर धातुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाती हैं। दूसरी ओर धातुएं इलेक्ट्रॉन खो देती हैं, जबकि गैर धातुएं उन्हें आयनिक बंधों के माध्यम से प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। ऑप्शन ए है KCl, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सेकंड है HCl, ऑप्शन थर्ड है CCl4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण का आवर्धन कितना होता है यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार का आधा हो। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 0.5। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। रोस्टिंग, कैल्सिनेशन यानी स्थापन, ऑप्शन सी रिडक्शन और ऑप्शन डी स्मेल्टिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी कैल्सिनेशन यानी कि निस्तापन। दोस्तों निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो कैल्सिनेशन या निस्तापन के द्वारा जो कार्बोनेट अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर दृढ़ता से गर्म करके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, बन होता है। तो ये महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी CO2।
अगला प्रश्न है, धातुओं को विभिन्न विधियों का उपयोग करके परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन द्वारा परिष्कृत किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अगला प्रश्न है, अगला, कौन सा ऊतक तने को बिना तोड़े मोड़ने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है एरनकाइमा, ऑप्शन बी है क्लोरेनकाइमा, ऑप्शन सी है कोलेनकाइमा और ऑप्शन डी है स्क्लेनकाइमा। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोलेनकाइमा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका झिल्ली को तोड़ देता है जिससे मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी, यह एंजाइम जारी करके आसपास की कोशिकाओं को मारता है। ऑप्शन सी, एंजाइम कोशिकाओं को पचाने में सक्षम है। या ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ये सभी ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, हृदय की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है। ऑप्शन सी, कोशिकाएं द्विकेंद्रकीय होती हैं। और ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है, जाइलम ऊतकों में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए, छालनी ट्यूब, ऑप्शन बी, जाइलन पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी, ट्रैकीड, या ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। सही जवाब है ऑप्शन ए, छालनी ट्यूब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक रंध्र का कार्य नहीं है। ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन बी, गैसों के आदान प्रदान में मदद करता है। ऑप्शन सी, पानी का दबाव बनाने में मदद करता है और पानी को ऊपर की ओर धकेलता है। ऑप्शन डी, ये सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है। अगला प्रश्न है, मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, उन कोशिकाओं से बना है जो कोशिका विभाजन में असमर्थ हैं। ऑप्शन बी, एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है। ऑप्शन सी, यह उन कोशिकाओं से बना है जो कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। ऑप्शन डी, ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह उन कोशिकाओं से बना है जो कोशिका विभाजन करने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? ऑप्शन ए है लिगामेंट, ऑप्शन बी है टेंडन, ऑप्शन सी है ब्लड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जिससे एक अनियमित परत बन जाती है। ये किसी जानवर के शरीर में त्वचा की बाहरी सुरक्षात्मक परत बनाते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं ऊतक के बारे में पूछा गया है कि कौन सा ऊतक है जो कि इस प्रकार के कार्य करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कंपाउंड एपिथेलियम सेल, यानी कि यौगिक उपकला कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, बांस के तने का तेजी से लंबा होना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है पार्श्व विभज्योतक, ऑप्शन बी है अंतरकलरी विभज्योतक और ऑप्शन सी है शीर्ष विभज्योतक, ऑप्शन डी है कैम्बियम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतरकलरी विभज्योतक। अगला प्रश्न है, किसी कोशिका में विघटन एवं पुनर्चक्रण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, रेनवियर के नोड्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है तंत्रिका कोशिकाओं में, ऑप्शन बी हृदय कोशिकाओं में, ऑप्शन सी यकृत कोशिकाओं में, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिकाओं में। अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल दोनों ही एक ही प्रभाग थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं। क्या कारण है कि दोनों का समूह
एक ही है, यानी कि दोनों एक ही समूह साझा करते हैं। ऑप्शन ए है दोनों स्वपोषी हैं, ऑप्शन बी है दोनों मृतोपजीवी हैं, और ऑप्शन सी है दोनों में पौधे का शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं है, और ऑप्शन डी है बोथ हैव फेल्स रूट्स। सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित नहीं है, यानी कि थैलोइड है। अगला प्रश्न है, वह विकल्प चुनें जो उस किंगडम की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिससे मशरूम संबंधित है। ऑप्शन ए है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ऑप्शन बी है सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव, ऑप्शन सी है एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, और ऑप्शन डी है ऑटोट्रोपिक यूकैरियोटिक जीव। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सेप्रोफाइटिक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, एवीज गर्म रक्त वाले, अंडे देने वाले और 4 कक्षीय हृदय वाले होते हैं। ऑप्शन बी है, एवीज का शरीर पंखों से ढका होता है, आगे के अंग पंखों के रूप में संशोधित होते हैं और फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। ऑप्शन सी, अधिकांश स्तनधारी जीवित बच्चा जनने वाले होते हैं, और ऑप्शन डी, मछलियाँ उभयचर और सरीसृप ओविपेरस होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मछलियाँ उभयचर और सरीसृप ओविपेरस होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों की विभिन्न प्रजातियों को समानता और असमानता के आधार पर समूहीकृत किया जाता है जिसे वर्गीकरण के रूप में जाना जाता है। यह जीवों के आसान अध्ययन में मदद करता है। निम्नलिखित में से जीवों के वर्गीकरण का कौन सा लाभ नहीं है। दोस्तों लाभ है या नहीं है वाला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें वर्गीकरण का कौन सा लाभ नहीं है, तो ये हमको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए है, यह जीवों की विभिन्न समूहों के बीच अंतर संबंध को समझाने में मदद करता है। ऑप्शन बी है, यह पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन करने में मदद करता है। ऑप्शन सी, यह जीवों की परमाणु संरचना का अध्ययन करने में मदद करता है, और ऑप्शन डी, यह हमारे सामने एक नज़र में सभी जीवन रूपों का चित्र प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों आपको इसमें से कितने क्वेश्चन सही आते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कीजिए कि कौन से प्रश्न आप सही सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह जीवों की परमाणु संरचना का अध्ययन करने में मदद करता है, जो कि यहाँ पर एक सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प का चयन करें जो स्पाइरोगाइरा की विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन ए है बहुकोशिकीय स्वपोषी जड़ जैसे प्रकंद, साइटोप्लाज्मिक स्टैंड ऑटोट्रोफिक प्रकंद की उपस्थिति। ऑप्शन सी, नरशंकु गैर संवहनी तंतु की उपस्थिति, और ऑप्शन डी, फिलामेंट्स साइटोप्लाज्मिक स्टैंड्स की उपस्थिति, पायरेनाइट्स की उपस्थिति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, फिलामेंट्स साइटोप्लाज्मिक स्टैंड की उपस्थिति और पायरेनाइट्स की उपस्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म्स पादप साम्राज्य का एक प्रभाग है। एंजियोस्पर्म पौधों की प्रमुख विशेषता है। फलों में बीज नग्न होते हैं। ऑप्शन बी, बीज आवरण से ढके होते हैं और फलों में होते हैं। ऑप्शन सी, फल बीज रहित होते हैं, और ऑप्शन डी, फल के बिना बीज नग्न होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी, बीज आवरण से ढके होते हैं और फलों में होते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक नामकरण संहिता यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनकल्चर यानी ICBN प्रत्येक जीव के लिए वैज्ञानिक नामकरण प्रदान करती है, जिसमें जीव का जीनस नाम और प्रजाति का नाम शामिल होता है। जीवों के द्विपद नामकरण की यह प्रणाली किसने शुरू की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है कैरोलस लीनियस, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट विटेकर,
और ऑप्शन डी है अर्नेस्ट हेकल। सही जवाब है ऑप्शन ए कैरोलस लिनियस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र है? यानी कि ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ऑर्थोपोडा, सेकंड है मोलस्का, ऑप्शन थर्ड है एनालिडा और ऑप्शन फोर्थ है निडारिया। सही जवाब है इसका ऑर्थोपोडा और मोलस्का। इनमें क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कॉर्डेट्स की एक सामान्य विशेषता है? ऑप्शन ए है पृष्ठरज्जु की उपस्थिति, ऑप्शन बी है ट्रिप्लोब्लास्टिक स्थिति की उपस्थिति, ऑप्शन सी है कोइलोम की उपस्थिति और ऑप्शन डी है गिल पाउच की उपस्थिति। सही जवाब है ऑप्शन ए पृष्ठरज्जु की उपस्थिति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेढक का कौन सा अनुकूलन उसे मछली से अलग करता है? ऑप्शन ए पानी में भी रहने की क्षमता, ऑप्शन बी पानी में अंडे देती है, ऑप्शन सी सुव्यवस्थित शरीर, ऑप्शन डी त्वचा में श्लेष्मा ग्रंथियों की उपस्थिति। सही जवाब है ऑप्शन ए पानी में भी रहने की क्षमता। अगला प्रश्न है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेमी परमिएबल यानी अर्ध पारगम्य, परमिएबल यानी पारगम्य, ऑप्शन सी सेलेक्टिवली परमिएबल यानी चयनात्मक रूप से पारगम्य और ऑप्शन डी नॉन परमिएबल। सही जवाब है ऑप्शन ए सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध पारगम्य। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से लिपिड अणुओं की एक परत से बनी होती है। यह परत अर्ध पारगम्य होती है। अगला प्रश्न है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी के अणुओं की आवाजाही को कहा जाता है? विसरण, ऑप्शन बी परासरण, ऑप्शन सी प्लाज्मोलिसिस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है परासरण यानी ऑस्मोसिस। अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका परिभाषित परमाणु झिल्ली नहीं है, ऑप्शन बी झिल्ली से घिरे कोशिकांग नहीं है, ऑप्शन सी एक ही गुणसूत्र पाया जाता है और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है एक ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं हैं जिसमें वास्तविक नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं। उनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काई, क्लोरोप्लास्ट और लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो एकल गुणसूत्र पर मौजूद होता है। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक हिस्टोन प्रोटीन का इसमें अभाव होता है। कोशिका भित्ति कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली श्वसन एंजाइमों को ले जाने वाली माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं सोलर ओवन में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है कॉनकेव यानी अवतल, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स यानी उत्तल, ऑप्शन सी है प्लेन यानी समान और ऑप्शन डी है अणुवृत्त आकार का यानी पैराबोलिक। सही जवाब है ऑप्शन ए कॉनकेव यानी अवतल। अगला प्रश्न है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? यानी कि नेगेटिव फोकल लेंथ वाला दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन ए है कॉनकेव यानी अवतल, कॉन्वेक्स यानी अवतल। अगला प्रश्न है जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे होती है तो अवतल दर्पण द्वारा छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन ए है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन बी है एट द फोकस यानी फोकस पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से परे और ऑप्शन डी है अनंत पर। सही जवाब है ऑप्शन ए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अगला प्रश्न है दर्पण द्वारा उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए है असली और उल्टा, ऑप्शन बी है आभासी और सीधा, ऑप्शन सी असली और सीधा और ऑप्शन डी आभासी और उल्टा। सही जवाब है ऑप्शन बी आभासी और सीधा। अगला प्रश्न है यदि गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या है? तो दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होती है? 2x होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर।
दोस्तों एक गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसके फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है, इसलिए यदि फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर होगी। अर्थात एक गोलाकार दर्पण की वक्रता की त्रिज्या इसकी फोकल लंबाई के दोगुने के बराबर होती है। इसके बीच संबंध को हम 1/f बराबर 1/r से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा दर्पण सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए है कॉनकेव यानी अवतल, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स यानी उत्तल, ऑप्शन सी प्लेन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी कॉन्वेक्स। अगला प्रश्न है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ऑप्शन ए है फोकस पर, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र से परे, ऑप्शन सी है दर्पण और फोकस के बीच, ऑप्शन डी है अनंत पर। सही जवाब है ऑप्शन डी अनंत पर। अगला प्रश्न है, टॉर्च में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, यानी विच मिरर इज यूज्ड इन अ फ्लैश लाइट? कॉनकेव यानी अवतल, कॉन्वेक्स उत्तल, प्लेन या पैराबोलिक? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए अवतल। अगला प्रश्न है, यदि गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकल लंबाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के लिए विचलन का कोण क्या है? 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री या ऑप्शन डी 120 डिग्री? सही जवाब है ऑप्शन बी 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश के फैलाव के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, डिफ्रैक्शन विवर्तन या दखलंदाजी? सही जवाब है ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किसी प्रिज्म से स्पेक्ट्रम में दिखाई देने वाले रंगों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 7, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, उस घटना का नाम क्या है जहां सफेद प्रकाश अपने घटक रंगों में विभाजित हो जाता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्रेशन, ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन? इसका सही जवाब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आप उत्तराखंड स्केलर की तैयारी कर रहे हैं और ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर आप मैसेज करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अभी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें है 1000 से अधिक प्रश्न जो कि बाइलैंग्वेल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, हिंदी में और इंग्लिश में, जहां आपको 4 ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन मिलते हैं। 1000 से अधिक क्वेश्चन है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपके लिए रहने वाले हैं। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जहां से आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।